नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश के बेहद खास बुलेटिन एमपी एट 24 मिनट में आप सभी का स्वागत है। तो आज दिन भर मध्य प्रदेश में क्या खास रहा, इस एक बुलेटिन में आपको पूरा अपडेट हम देते हैं। शुरुआत करते हैं एक्शन मोड की खबरों के साथ। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन की तस्वीरें आप देखिए, यहां पर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरने लगे हैं। सीएम ने आदेश दिया और उसके बाद आप देखिए किस तरह से लाउड स्पीकर हटाने की कवायद शुरू हो गई है। आपको भी याद होगा, पहली कैबिनेट की बैठक में सीएम ने निर्देश दिए थे कि तेज लाउड स्पीकर और डीजे पर रोक लगा दी जाए, गाइडलाइन का पालन कराया जाए। दूसरी तस्वीर इंदौर की। इंदौर में अवैध कब्जे को लेकर निगम ने सख्ती दिखाई। अधिकारियों के साथ आज महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी सड़क पर उतरे। राजवाड़ा इलाके में निगम की टीम ने यहां पर सख्ती दिखाई। कब्जा करने वालों को खुद महापौर ने समझाइश दी है कि सड़क और फुटपाथ पर आप अवैध कब्जा ना करें, क्योंकि अब सख्ती बढ़ती जाएगी। तीसरी तस्वीर खरगोन की। खरगोन में खुले में मांस बेचने वालों पर कार्रवाई की गई। खसखसबाड़ी और काला देवल मार्ग पर कार्रवाई हुई है। नगर पालिका कर्मचारियों ने मांस जब्त किया और इसके साथ खाद्य सुरक्षा औषधि और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समझाइश भी दी। वहीं ग्वालियर के देहात सिरसौद गांव में एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। धर्म गुरुओं ने खुद ही लाउड स्पीकर हटवा दिया। मस्जिद और मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाए गए। पुलिस के आग्रह पर इन्होंने लाउड स्पीकर हटाया। सीएम के आदेश का धर्म गुरुओं ने सम्मान किया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद विदिशा के कोतवाली थाना परिसर में धर्म गुरुओं के साथ आज प्रशासन और पुलिस की बैठक हुई। बैठक में एसडीएम क्षितिज शर्मा, सीएसपी, टीआई समेत नगर पालिका के अधिकारी और अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों को शासन के नए नियमों से अवगत कराया गया, साथ ही सहयोग की अपील की गई। सीएम के निर्णय का धर्म गुरुओं ने भी स्वागत किया। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में कार्यभार संभालते ही पहला आदेश धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने और खुले में मांस और मछली को खुले में बेचने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अब Z+ सुरक्षा मिलेगी और Z+ सुरक्षा घेरे में रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 2 एसपी, 2 एएसपी, 4 डीएसपी उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। सीएम की सुरक्षा में 20 से ज्यादा एनएसजी कमांडोज भी रहेंगे। विशेष सुरक्षा बल के हथियारबंद जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। सीएम का कारकेड 14 से 18 गाड़ियों का होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बुलेट प्रूफ कार में सवार होंगे। सीएम सुरक्षा घेरा तोड़कर जनता से भी नहीं मिल सकेंगे। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मंत्री पद ग्रहण करने के बाद पहली बार धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का जोरदार स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री ने प्रियंवदा बिरला संस्कृत एवं वैदिक विद्यापीठ विद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही और राजेंद्र शुक्ल ने संस्कृत भाषा के विकास और उसके उत्थान के लिए कहा कि संस्कृत सनातन को मजबूत करने वाली भाषा है। प्रदेश में मांस मदिरा के खुले में बिक्री और लाउड स्पीकर पर रोक लगाए जाने के लिए जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नियम पहले से ही बने हुए थे, लेकिन अब उन्हें कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। संस्कृत जो हमारे सनातन को मजबूत करने के लिए सबसे मजबूत स्तंभ है, पहला ये कार्यक्रम है जो एक पुनीत कार्यक्रम के लोकार्पण का अवसर मुझे मिला है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो नियम पहले से ही है, सिर्फ उसको कड़ाई से पालन कराना है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या हो जाती है कभी कभी। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार के आसार है। 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सत्र के पहले छोटे मंत्रिमंडल का गठन भी हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनने के बाद अभी 32 पद रिक्त हैं। गठन को लेकर संगठन स्तर पर कवायद लगभग पूरी कर ली गई है। विधानसभा सत्र के पहले बीजेपी विधायकों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। कल या परसों सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक भी ले सकते हैं।
ग्वालियर शहर में एबीवीपी के छात्रों ने हार्ट अटैक से पीड़ित वाइस चांसलर की मदद करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने एबीवीपी के छात्रों पर डकैती समेत अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज किए, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और साथ ही कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। ऐसे में अब उनके समर्थन में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही छात्र भी मैदान में उतर आए हैं। आज उन्होंने लॉ कॉलेज के बाहर तख्तियां लेकर के प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखिए। हाथों में वी वांट जस्टिस की तख्तियां लेकर न्याय की गुहार। क्या मानवता के नाते मदद करना डकैती है? इसी तरह की तख्तियां लेकर ग्वालियर के लॉ कॉलेज में छात्र आज सड़क से लेकर कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे हैं। असल में पीके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रणजीत सिंह दिल्ली से झांसी जाने के लिए ट्रेन पर सवार हुए थे। रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ने पर छात्रों ने उन्हें ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतारा। काफी देर तक एम्बुलेंस और दूसरे साधन नहीं मिलने पर छात्र रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी एक गाड़ी में उनको लेकर गए थे। ये गाड़ी हाई कोर्ट के जज की थी, जिसके बाद एबीवीपी के हिमांशु श्रोत्रिय और सुकृत शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था, जिसे लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सुकृत शर्मा जी है हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है एलएलएम के, और उनके समर्थन में और उन पे जो एलिगेशन लगाए हुए हैं वो बिल्कुल गलत है। सर हम ये देना चाहते हैं मैसेज कि अब जो दोनों भैया हैं वो मानवता के लिए और किसी की जान बचाने के लिए आगे आए थे। अगर ऐसी केसेस फेक केसेस बनेंगे तो कोई भी इंसान आगे नहीं आएगा और किसी की जान नहीं बचाएगा। इन्होंने जैसे मदद की उस वृद्ध आदमी की, अगर ऐसे ही अगर इनको जेल दी जाएगी तो कल कोई मदद करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ेगा। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रेन में हार्ट अटैक के बाद वाइस चांसलर को अस्पताल पहुंचाने के लिए हाई कोर्ट जज की कार छीनने वाले छात्रों पर वो धाराएं लगाई गई है जो कभी चंबल के डाकुओं पर लगती थी। इन धाराओं में सख्त प्रावधानों के चलते आसानी से जमानत नहीं मिल पा रही है। वहीं ग्वालियर की विशेष सत्र न्यायालय ने जज की गाड़ी लूटने वाले 2 आरोपियों का जमानत आवेदन खारिज कर दिया। हाईकोर्ट महोदय की गाड़ी को रोका गया था, उस पर से एक अपराध पंजीबद्ध हुआ पड़ाव थाने में। उसी के संबंध में कुछ लोग थाने पे आए हैं और अपनी मांगों को लेके बातचीत की है पुलिस से। जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है उसके संबंध में उनकी मांगे हैं कि एक निष्पक्ष कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाए। हमने उनको आश्वासन दिया है और वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट। विद्यार्थी परिषद के लड़कों ने ये वास्तव में अपराध किया है। अगर आपको मदद मांगनी थी तो प्यार से मांग, जबकि एम्बुलेंस मौके पे आ गई थी। आप सीसीटीवी फुटेज वहाँ मौके पे देखा, जैसे मैंने आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, वहाँ एम्बुलेंस भी थी। एम्बुलेंस गाड़ी के पीछे ही खड़ी थी, उन्हें एम्बुलेंस को न ले जाते हुए और ये कृत्य वहाँ पर किया, ये गलत है, अवैधानिक है और मैं मानता हूँ ये विद्यार्थी परिषद को शोभा नहीं देता। एबीवीपी आज भी इस जिद पर अड़ी हुई है। एक बीमार व्यक्ति की मदद के लिए गाड़ी ली थी, उनका अपराध का कोई इरादा नहीं था। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस घटना के सबूत जुटा रही है। उसकी नजर में पूरा वाकया सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। रविवार सोमवार रात रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ, फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड है। उसके विपरीत विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को जहां पर पुरस्कार करना था उसके वहां डकैती का जैसा केस लगाया दिया जाता है, जिसकी विद्यार्थी परिषद निंदा कर रहा है। लगातार अपने कार्यकर्ता को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और हम न्यायाधीश से मांग कर रहे हैं, न्यायालय प्रक्रिया से मांग कर रहे हैं कि कार्यकर्ता के साथ में न्याय किया जाए। बहरहाल इस मामले में अब एबीवीपी हाई कोर्ट की शरण में जा रही है, जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई की संभावना है। तब तक इन छात्रों को जेल में ही रहना होगा। डाकुओं के खात्मे के 16 साल बाद भी उन पर कार्रवाई के लिए बना कानून सामान्य मामलों में लगाया जा रहा है। सिर्फ ग्वालियर जिले की बात करें तो 2022 में इस एक्ट के तहत 67 केस दर्ज हुए। 2023 के 10 महीने में ही 53 केस हो चुके हैं, जिसकी जद में मदद के नाम पर जज की गाड़ी के इस्तेमाल करने पर एबीवीपी के छात्र सलाखों के पीछे हैं। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। पीएफआई के 22 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। देशद्रोह के मामले में आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का दरअसल प्रावधान है। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कल ही आरोप पत्र पेश किया था और कोर्ट ने पेश सबूतों को सही भी माना है। सभी को इंदौर, उज्जैन, भोपाल समेत कई ठिकानों से गिरफ्तार किया गया था। देश विरोधी गतिविधियों में ये संलिप्त थे। उसके बाद अब देखिए आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का जो प्रावधान है शायद वो तय हो सकता है। और अब सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेना चाहिए क्योंकि बड़े जब आयोजन होते हैं या वैसे भी शहर में ट्रैफिक की समस्या आती है
तो अल्टीमेटली पुलिस भी बहुत परेशान होती है, जनता भी परेशान होती है। तो मैं समझ सकता हूँ कि और इसके अलावा धार्मिक शहर के अंदर भविष्य में जो बड़े मेले होते हैं, बड़े आयोजन होते हैं, तो पुलिस बल को ठहराने की आवश्यकता हो या बाकी इस प्रकार के कई दूसरी ज़रूरतें होती हैं, उन सारी ज़रूरतों का निराकरण उनके आवश्यकता के हिसाब से हो। और आने वाले 25 साल तक की ये आज़ादी का अमृतकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भावना है कि हम 25 साल तक पुलिस को आगे किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं, एक इसका पूरा प्लान बनाने की भी ज़रूरत है। मैंने उनसे कहा है कि आप अपनी तैयारी करिए, सरकार उनके साथ है, निश्चित रूप से हम इसमें अच्छा काम करेंगे। सर कल भारत और उज्जैन में सरकार कर रही है सर, क्या कुछ उसका रूपरेखा है? मैंने माननीय प्रधानमंत्री की ये जो भारत विकास संकल्प यात्रा जो कल्पना है, हमारे 5 राज्यों में पिछले ये यात्रा पूरे देश में बाकी राज्यों में पहले निकाली गई थी, लेकिन जहाँ जहाँ विधानसभा के चुनाव थे, चुनाव के कारण राज्यों को छूट दी गई थी। लेकिन कल माननीय प्रधानमंत्री हमारे साथ जुड़ करके इस पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा के साथ 5 राज्यों में जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना, इन पूरे राज्यों में वो यात्रा का कल शुभारंभ एक साथ करेंगे। मैं उज्जैन से उस कार्यक्रम को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम में शामिल हुआ और इसके अलावा सारे राज्य के अलग अलग ज़िले के विधायक, जिला अध्यक्ष, हमारे बाकी अन्य संस्थाओं के लोग और पूरे उत्साह से पूरा प्रशासन इस पूरी यात्रा को 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक निकालने वाला है। और जहां एक दिन में 2 पंचायत या 25,000 की आबादी में 2 कार्यक्रम, ऐसी इसकी कल्पना की गई है। लेकिन अगर संख्या कम ज़्यादा करना पड़े तो रद्द बढ़ाकर भी हम इस पूरे आयोजन को अच्छे से करेंगे। और इसी आयोजन को केवल सामान्य आयोजन न मानते हुए जनता की लोक हित से जितनी योजना है उनके हितग्राहियों को इसका लाभ दिलवाना, या जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है वो अपना ठीक से काम करे। मैंने कहा कि केवल जहाँ जहाँ यात्रा जाएगी वहाँ न करते हुए पूरे 40 दिन का एक रोड मैप बना करके पूरे प्रदेश में ऐसे सारे विभागों को दक्षता से काम करना की ज़रूरत रहेगी जो सारे इस दायरे में आते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ये माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अद्वितीय अभियान का स्वागत करती है और हम सब मिलकर के उन पूरे अभियान को सार्थक करेंगे। जो भी लैब्स है कोई निर्देश लिया आपने प्रदेश में, कोई लैब्स जो हैं प्रदेश में उनको को लेकर कोई दिशा निर्देश? 2 तरह की चीज़ें हैं। जैसे फॉरेंसिक लैब को लेकर के मैंने पुलिस में कहा है कि हमारी अब भविष्य की जो चुनौतियाँ हैं उसमें जो ज़रूरतें हैं उसके पदों की, लैब की या बाकी व्यवस्थाओं की, उसको भी देखें। मैं साथ ही साथ रास्ते में जब लौटा था तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी गया था, तो उनकी लैब और उनकी चीज़ों के लिए भी कहा है कि जहां आवश्यकता लगेगी उच्च शिक्षा विभाग में भी सरकार पूरी मदद करेगी। सर, सत्र शुरू होने वाला है, मंत्रिमंडल को लेकर कयास लगाए जाते हैं। ये मेरा हमारे यशस्वी नेतृत्व इस पूरे मामले में निर्णय करने वाला है और वो जैसा हम देखेंगे। नक्सलवाद, आतंकवाद को लेकर कुछ एक्शन प्लान है? हाल ही में पीएफआई के काफी सदस्य हमने, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कल ही एक 12 लाख का इनामी नक्सलवादी व्यक्ति को हमने पुलिस ने दक्षता के साथ उसका एनकाउंटर किया है। और ऐसे किसी हालत में हम किसी प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देंगे, खास करके नक्सलवादी क्षेत्र में भी। और भविष्य में अगर इसमें इस क्षेत्र में बटालियन की ज़रूरत रहेगी तो हम इसमें बटालियन भी देने वाले हैं और जो ज़रूरत सुरक्षा के इंतजाम की होगी वो सब करेंगे। सर, ग्वालियर में छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उनकी मंशा साफ की मेरे ध्यान में आया, इस मामले में हम पूरी मदद करेंगे। आप कुछ और कारण है उसके बारे में मुझे सार्वजनिक बोलना नहीं है, लेकिन ऐसे अपराध के मामले में भी मैंने कहा है कि पुलिस इतनी जल्दी नहीं करे, ऐसी गंभीर धारा भी नहीं लगाए। ये इनसे हमको बचने की ज़रूरत है। जो अपराध की श्रेणी का हो उसकी पूरी गंभीरता के साथ जांच करने के बाद ही उस पर कार्रवाई करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। अब आपको मध्य प्रदेश में अपराधियों के बुलंद हौसले की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दतिया और नरसिंहपुर में दिन दहाड़े गोलियां चली। नरसिंहपुर में सरे रहा एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवती जबलपुर में नौकरी करती थी। जबलपुर से जब वो अपने घर गोटेगांव लौट रही थी, उसी दौरान सिंधी कॉलोनी शीतल धर्मशाला के पास उसे गोली मार दी गई। प्रेम प्रसंग की आशंका है, आरोपी की तलाश जारी है। दूसरी तस्वीर दतिया की, यहाँ अज्ञात लोगों ने पिता और बेटे को गोली मार दी। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र भंडारे के लिए जा रहे थे। बड़ौनी थाना क्षेत्र में रेलवे ब्रिज के पास इस घटना को अंजाम दिया गया।
और अगली बड़ी खबर, अब आपको हादसों से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखाते हैं। टीकमगढ़ में यात्री बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई, पत्नी घायल है। घायल को पुलेरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और दूसरी तस्वीर आप सागर की देख रहे हैं। यहां पर भी एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इसमें 3 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी और उसके बाद 3 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। सिहोरा के पास देर रात यह घटना हुई। राहतगढ़ से सागर लौट रहे थे बाइक सवार। राहतगढ़ थाना क्षेत्र की घटना है। मुरैना जिले के सबलगढ़ थाना क्षेत्र में एसबीआई बैंक के एटीएम से चोरी की घटना सामने आई है। यहां चोरों ने मिलकर एटीएम मशीन के 3 टुकड़े कर दिए और 21 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घटना एटीएम के अंदर लगी सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अब आरोपियों की तलाश जारी है। बैंक के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। मामले में साइबर की टीम ने बताया कि बदमाश हरियाणा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस नकाबपोश बदमाशों की तलाश कर रही है। और अब आपको उमरिया से बड़ी खबर बता दें। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव बरामद किया गया है। सूचना मिलने से मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। करीब 1 हफ्ते पुराना शव बताया जा रहा है। इंदवार थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उमरिया से। यहां पर एक युवती का शव मिला है संदिग्ध परिस्थितियों में, संदिग्ध हालत में। सूचना मिलने के बाद जब ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची और यह भी जानकारी है कि करीब 1 हफ्ते पुराना यह शव है। इंदरवार थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब आपको ग्वालियर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां देख करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं कि किस तरह से मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल स्कूली बच्चों को ई रिक्शा की छत पर बैठाकर ले जाया जा रहा है। स्कूल संचालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आप देखिए हाईवे पर कितनी तेज रफ्तार से ई रिक्शा दौड़ाई जा रही है। ई रिक्शा पर 15 से ज्यादा बच्चे सवार हैं। एक बच्चा ई रिक्शा के पीछे आप देखिए लटका भी हुआ है। डबरा ब्लॉक के पिछोर में निजी स्कूल के ये पूरे छात्र हैं और आप देखिए किस तरह से मासूमों की जान के साथ सरेराह खिलवाड़ किया जा रहा है। मुरैना जिले के महुआ थाना इलाके में अपहरण का मामला सामने आया है। यहां बदमाशों ने 4 युवकों का अपहरण कर उन्हें चंबल के जंगल में छोड़ दिया। इस दौरान आरोपियों ने युवकों की बंधक बनाकर पिटाई भी की। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, घेराबंदी की गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 आरोपियों की तलाश जारी है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसके आधार पर पुलिस दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदौर में निगम ठेकेदार की आत्महत्या के मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। निगम ने जांच पूरी कर ली है। महापौर ने दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। कुछ दिन पहले निगम ठेकेदार ने खुदकुशी की थी। परिजनों ने निगम के अधिकारियों पर पेमेंट नहीं करने का आरोप लगाया था। जांच में निगम के अधिकारियों के दोषी मिलने की बात भी सामने आई है। इधर नीमच बस स्टैंड पर बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर ये भागने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और जमकर इनकी पिटाई कर दी और फिर उसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने आरोपियों से मंगलसूत्र बरामद कर लिया है। मनासा नगर के बस स्टैंड पर जोरदार हंगामा हुआ। महिला बस का इंतजार कर रही थी, तभी वहां पर चोर पहुंचते हैं और मंगलसूत्र छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरह से इनकी जोरदार पिटाई हुई है। और मध्य प्रदेश स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन। हमर बानी हमर गोट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।